गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एचएस हूँ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ज्ञान विज्ञान। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं रोटेशन पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो रोटेशन पार्ट 1 है दैट इज अबाउट रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड वी हैव फिनिश्ड दैट टॉपिक। सो टुडे वी आर here to just discuss second topics torque as you see on the board. So let's start. Torque is as defined, torque is a quantity which produce or try to produce rotational acceleration in a body on which it acts similar like as force produce or try to produce translational acceleration. जैसे कि बच्चों मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में देखा था कि अगर इस पर कोई फोर्स लगाएंगे, जब फोर्स अनबैलेंस होंगे तो ये जिस बॉडी पर फोर्स एक्ट करेगा उस बॉडी में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो आप कोई अनबैलेंस, इधर से 10 न्यूटन और इधर से 4 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है और ये बॉडी है 2 kg का। तो व्हाट you find that these two forces try to accelerate the block. Finally the block will be accelerated toward the 10 newton force because it is heavier than 4 newton force. तो जब फोर्सेस अनबैलेंस होते हैं तो किसी भी बॉडी में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलर लाइक दैट, अगर टॉर्क किसी बॉडी पर एक्ट करता है, टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी होगा जो रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो रोटेशनल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि आप देखिए, थोड़ा सा इसको इस एग्जांपल से समझिए कि ये एक मान लीजिए रॉड है, ये एक रॉड है और अगर इसको सेंटर से नहीं, इस एंड पर मान लो ये हिंज किया हुआ है। हिंज का मतलब कि यहां से एक नेल लेकर के इसको फ्री किया गया है कि उसके अबाउट, ये नेल के अबाउट रोटेट कर सके। ओके, तो आप देखते हो बच्चों कि अगर हम फोर्स यहां लगाते हैं, पहले फोर्स मान लो हिंज के ही पास लगाते हैं, यहां लगाते हैं, तो ये बॉडी या ये रॉड रोटेट नहीं हो पाएगा बिल्कुल। अगर ये फोर्स हिंज पॉइंट के पास से पास करे तो ये रॉड रोटेट नहीं हो पाएगा, इसमें रोटेशनल टेंडेंसी नहीं आएगा। लेकिन जब ही हम फोर्स की पोजीशन को चेंज करते हैं, थोड़ा सा हिंज पॉइंट से अलग पॉइंट पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उस पॉइंट पर करते हैं जो हिंज को कट ना करे, तो व्हाट यू ऑब्जर्व, आई थिंक यू ऑब्जर्व दैट नाउ द रॉड इज अबाउट टू रोटेट। अब रॉड में रोटेशनल टेंडेंसी आ जाएगा। ओके, अब इसको और इधर हम लगाएं और इधर लगाएं, जैसे जैसे ये हिंज पॉइंट से फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस बढ़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे ये दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसको रोटेट कराना इजी हो जाएगा। And finally we are very convenient when the force is applied at the end point of the rod. As you see, you can see it in your home. This experiment can be performed in your home too. So what we conclude, we certainly conclude that only the force is not responsible to produce angular acceleration, to produce rotational tendency in a body। क्योंकि अगर फोर्स ही अगर रिस्पॉन्सिबल होता तो इफ वी अप्लाई फोर्स एट द पॉइंट वेयर हिंज इज सिचुएटेड, देन द रॉड शुड बी रोटेट, बट इट डज नॉट हैपन। व्हेन वी shift the point of application of force, then it becomes very convenient to rotate the rod। तो एक बात हमें यहां से कंक्लूड कर लेनी होगी कि जो रोटेशनल टेंडेंसी प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर है वो सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट टुगेदर विद द फोर्स इट डिपेंड्स
upon the point of application of force to the distance of point of application from axis of rotation from the point about which body is to be rotated उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अच्छा, इसके बाद हम और भी देखते हैं कि जैसे मान लो ये कोई एक फ्री बॉडी है, जैसे यहाँ से हिंज नहीं किया हुआ है और एक फोर्स यहाँ से लगा है और एक फोर्स हम यहाँ से लगाए। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी तो ट्रांसलेट नहीं करेगी, इसका सेंटर आगे की ओर नहीं मूव करेगा अगर ये दोनों फोर्स की क्वांटिटी इक्वल हो। सपोज F1 is equal to 10 Newton and F2 is also 10 Newton, but their directions are opposite. So net force acting on the rod will be zero. Hence, the center of mass of the rod will not move, will not accelerate. But we see that the rod has rotational tendency about the center of mass. इसका मतलब कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स का सम जीरो भी हो रहा है, यहाँ पर वेक्टर सम जीरो है, फिर भी बॉडी में रोटेशनल टेंडेंसी आएगी, फिर भी टॉर्क जीरो होगा। मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो हो तभी किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हो सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फोर्स टॉर्क फोर्स पर तो डिपेंड करेगा, बट ये टोटली फोर्स पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है, ये फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि फोर्स का डिस्टेंस, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जैक्टली वी विल सी फर्दर पर डिपेंड करेगा। फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेट से जितना ज्यादा होगा उतना ही टॉर्क की वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि टॉर्क सिर्फ फोर्स पर नहीं, फोर्स के साथ साथ जिसके अबाउट बॉडी को रोटेट करना है, जिस पॉइंट के अबाउट, वहां से फोर्स की दूरी पर भी डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली जो फोर्स और फोर्स का के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो पोजीशन वेक्टर है उस पर टॉर्क कैसे डिपेंड करता है, ये इस डिफिनेशन में हमने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए, एक परसेप्शन बन गया आपके दिमाग में कि हम टॉर्क इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी उसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो हमें फोर्स के बजाय उस क्वांटिटी को, फोर्स के बजाय हमें टॉर्क को निकालना होगा, क्योंकि टॉर्क ही ये बताएगा, ये डिसाइड करेगा कि बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन की भी क्वांटिटी, बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी भी क्वांटिटी ज्यादा होगा। So let us see on the definition written on the board. Torque is a quantity which produce or try to produce rotational acceleration in a body on which it acts similar like as force produce or try to produce translational acceleration. Okay, now let when a force vector F acts on a point P, मान लो यहाँ पर कोई फोर्स पॉइंट P पर एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है ऑन अ पॉइंट P, देन इट्स टॉर्क एट पॉइंट O जिसके अबाउट टॉर्क निकाला जाता है। जैसे मान लो आपने फोर्स यहाँ लगाया और फोर्स इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो ये पॉइंट P हो गया, इसको पॉइंट O आप ले सकते हैं, और ये P का पोजीशन वेक्टर होगा O के अबाउट, और ये वेक्टर F हो गया। तो when a force vector F acts on a point P, then its torque at P, then its torque about O के about force F का टॉर्क हमें निकालना होगा। तो ये ऐसे डिफाइन है, ये डिफाइन है वेक्टर F क्रॉस वेक्टर R से, जहां R क्या होगा, वेक्टर OP होगा। मतलब फोर्स इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स पोजीशन वेक्टर with respect to origin about which torque is to be calculated. Torque is defined as cross product of force and its position vector with respect to point about which torque is to be calculated. मतलब ये फोर्स और फोर्स का पोजीशन वेक्टर जो कि उस पॉइंट के अबाउट है, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, कि क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। एज यू सी, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर OP and then cross vector F. So vector R cross F होगा, where R is position vector. I have mentioned that thing in
I have mentioned that thing on the board below. What is R? So vector of point of application. Vector R is the vector of point of application of force with respect to origin, that is point about which torque is to be found. So since position vector of point P, अच्छा अब आप देखते हैं कि P का जो पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट से अलग होगा, इस पॉइंट से अलग होगा, इस पॉइंट से अलग होगा। अगर हम P की पोजीशन वेक्टर यहां से देखें तो ये F वाले डायरेक्शन से कोइंसाइड कर जाएगा, यहां से देखें तो ये F से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि अगर हम अलग अलग पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालें तो टॉर्क की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। ओके, तो इस बात को भी हम लोग सीख लिए कि अगर कहीं फोर्स लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस फोर्स का टॉर्क ईच एंड एवरी पॉइंट के अबाउट इक्वल होगा, सारे डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट एग्जैक्टली डिफरेंट होगा। तो with respect to different point is different, so it must be noted that torque of a force depends on position where it is to be found, मतलब टॉर्क की वैल्यू पोजीशन वेक्टर पर डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट व्हिच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। सो pause and write the things written on the board because it will be very helpful to you. It is just like a classroom notes, so you can write. Okay. So अब मैं मिटाता हूं। चलिए, तो अब हम लोग टॉर्क को डिफाइन किए थे, फिर से फिगर यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट हमारा O था एंड P इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, F इज वेक्टर F, दिस लाइन डिनोट वेक्टर R। तो बेटा हम लोगों ने डिफाइन किया था कि टॉर्क इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, but this angle is theta, so this will be also theta, and this is D perpendicular and will be equal to R sin theta। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो टॉर्क होगा वो वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F होगा, बट आप जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे डिफाइन है, टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क की जब हम मॉड्यूलस लिखेंगे तो ये RF इंटू साइन थीटा होगी, यानी टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो F इंटू R साइन थीटा होगी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, R साइन थीटा क्या है, तो F इंटू ये D परपेंडिकुलर होगा, R साइन थीटा इस डिस्टेंस के बराबर होगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमें टॉर्क निकालना होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई फोर्स है और टॉर्क निकालना है, तो हमें इस डिस्टेंस से मतलब है, ये जो R sin थीटा की वैल्यू आएगी वो हमेशा R का जो F वाली लाइन पर परपेंडिकुलर आएगा, F का जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा उस पर अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर ही एवरेज R sin थीटा होगा। तो सो टॉर्क इक्वल टू F into R sin theta, but R sin theta is equal to perpendicular distance of line of application of force with respect to the origin। origin से आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल लो और ये जो दूरी होगी ना उसी से डायरेक्ट फोर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें टॉर्क की वैल्यू मिलेगी। ये भी इसका मतलब निकाला जा सकता है कि अगर मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं बहुत कम हो, जैसे मान लो फोर्स ऐसे है और हमें एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ दिया, तो आप देख रहे हैं कि इस वाली लाइन पर जो जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है, इस वाली लाइन पर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, यहाँ से कंपैरेटिवली ज्यादा है, यहाँ से और ज्यादा है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये मान लो आप पॉइंट O1, दिस इज O2, दिस इज O3, O1 से ये दूरी बहुत कम है, दोस्तों O1 के अबाउट F का टॉर्क कम बनेगा कंपेयर टू O2 एंड O2 के अबाउट कम बनेगा कंपेयर टू O3। तो फोर्स जो होता है, जो टॉर्क होगा वो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट
O पर डिपेंड करेगा। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क की वैल्यू ज्यादा होगा। अगर मान लो हमें इसके अबाउट निकालना होगा, इसके अबाउट, तो और टॉर्क कम होगा। और अगर लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर भी वो पॉइंट बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में देखो आर भी ऐसे हो गया और एफ मीन आर एंड एफ दोनों सेम लाइन में लाई कर जाएगा। तो यहाँ पर आर इंटू एफ इंटू साइन 0 डिग्री भी डालते हैं तो ये वैल्यू 0 होगा। मतलब ये हुआ कि मान लो आप फोर्स यहाँ पर, ये कोई पॉइंट है जहां पर हमने फोर्स ऐसे लगा रखा है, तो इस फोर्स का इस फोर्स के एप्लीकेशन वाले डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाले डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे मान लो O1 O2 O3 आर द पॉइंट्स along line of application of force, तो the torque of vector F about that point O1 O2 O3 will be 0। तो एक चीज हमें और यहां से समझ में आई कि अगर फोर्स लग रहा है कहीं और फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को, जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकाल रहे हैं, उसको कट कर रहा है तो उस फोर्स का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पर एक डिस्क है जो इस पॉइंट पर हिंज किया गया है, इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसा है कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। जैसे मान लो ऐसे कोई वॉल है और वहां से इस पर एक डिस्क को सेट किया गया है, तो डिस्क का जो mg होगा वो जस्ट इसके सेंटर से ही पास करेगा और इसी के अबाउट इसको रोटेट करना है। मान लो ये है ऐसे, तो mg का जो टॉर्क होगा, क्योंकि mg जस्ट इसको कट कर रहा है, इस पॉइंट को कट कर रहा है, तो जब हम mg क्रॉस वेक्टर r लिखेंगे तो mg और r, मान लो mg यहां से एक्ट कर रहा है एक्जेक्टली, या इस केस में तो r भी 0 हो जाएगा ना, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर mg एक्ट कर रहा है, तो r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से mg का वहां पर कोई टॉर्क नहीं बनेगा। ओके, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं कि चूंकि इसका जो हमारा r है उसी लाइन में है जिस लाइन में mg एक्ट कर रहा है, तो सो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होने की वजह से mg का यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं बनेगा। वहीं अगर ये सिचुएशन होता कि ये रॉड मान लो यहाँ पर हिंज किया गया है, तो जो ग्रेविटी लगेगा वो सेंटर ऑफ मास से लगेगा, जो कि L/2 डिस्टेंस पर होगा, तो इस mg का इसके अबाउट टॉर्क बनेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा यहाँ पर L/2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग mg इंटू L/2 mg का टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमें टॉर्क कैसे निकालना होगा। तो हमें टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू डी परपेंडिकुलर ये वाली दूरी ले लेनी है, या फिर अगर आर एफ बीच का एंगल सब दिया हुआ है तो आर एफ साइन थीटा भी अप्लाई कर देना है। अगर हमें डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है तो एफ इंटू डी परपेंडिकुलर कर देंगे। कभी कभी आर और एफ आईजे फॉर्म में रहेगा, जैसे ये 2i कैप 3j कैप 4k कैप ये भी आईजे फॉर्म में रहेगा, तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट r क्रॉस f जो वेक्टर मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट कराने का डिटरमिनेंट मेथड है, जैसे भी आप कराने में कन्वीनियंट होंगे हम करा लेंगे। तो हमारे पास एक तो ये भी फॉर्मूला मिला कि जो टॉर्क का मॉड्यूलस होगा, यहाँ से मॉड्यूलस साइन हटा करके ऐसे लिख देते हैं। तो एक तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली दिस फॉर्मूला इज आल्सो इन यूज, और एक फॉर्मूला ये रहेगा, है ना। इसमें जब फोर्स और आर आईजे फॉर्म में दिया रहेगा तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ कर लेंगे। जब फोर्स और आर की न्यूमेरिकल वैल्यू बीच का एंगल वगैरह मालूम रहे तो आर एफ साइन थीटा कर लेंगे, या फिर जब फोर्स लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें अगर ओरिजिन से जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे वहां से मालूम है तो फोर्स इनटू डी परपेंडिकुलर कर लेंगे। डी परपेंडिकुलर इक्वल टू, इसको हम आर्म ऑफ फोर्स बोलते हैं, आर्म ऑफ फोर्स। ये फोर्स का हाथ है, मतलब आर्म ऑफ फोर्स ये जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वर्क उतना ही टॉर्क ज्यादा होगा। आर्म ऑफ फोर्स ये इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर आप पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन, तो ऐसे हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं,
इस बार थोड़ा सा स्पेशल केसेज भी यहाँ से देख लेते हैं कि व्हेन कुछ स्पेशल केसेज को भी देख लेते हैं। केस फर्स्ट व्हेन वेक्टर आर पैरेलल टू वेक्टर एफ, आर और एफ एक दूसरे के पैरेलल है, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो उस केस में जब हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एफ साइन 0 डिग्री और फिर आर एफ साइन 180 डिग्री। इन बोथ केसेस साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, सो वी गेट टॉर्क इक्वल टू 0। अगर आर के पैरेलल एफ हो तो फिर उसका टॉर्क नहीं बनेगा, वैसे फोर्स का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट नहीं बनेगा। केस सेकेंड हो जाएगा कि व्हेन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू एफ, मीन जैसे मान लो इसके अबाउट निकालना है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर है, तो जो दूरी है ना उससे डायरेक्ट हम फोर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर एफ है, तो ये एफ इंटू आर इंटू साइन 90 डिग्री, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो एफ इंटू आर या फिर एफ इंटू डी जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये डी डायरेक्ट डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे केसेस बहुत होते हैं जब हम प्रॉब्लम करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ से कोई mg मास लटका हुआ है और ये डिस्क के सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो टेंशन यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा r के, तो जो टेंशन का टॉर्क हमें निकालना होगा तो T इंटू आर हम कर देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलेंगे, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट केस है। एंड एक केस थर्ड है, ये केस थर्ड व्हेन वेक्टर एफ कट द ओरिजिन मीन्स कि जहां पर हमें निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो अगर मान लो फोर्स ओरिजिन को कट कर रहा है, मीन फोर्स ओरिजिन से ही एक्ट कर रहा है, या फिर आर और एफ के बीच की दूरी भी वैसे, जैसे मान लो हमने यहाँ पर फोर्स लगाया और इसके अबाउट हमें निकालना है, तो आर और एफ दोनों नॉन जीरो है, बट आर क्रॉस एफ अगर हम करते हैं तो ये आर एफ इंटू साइन 0 डिग्री हमें डालना पड़ेगा, तो ये भी वैल्यू 0 होगा, यानी जो फोर्सेस ओरिजिन को कट करेंगे उनका टॉर्क नहीं बनेगा, जो ओरिजिन पर एक्ट करेंगे उनका भी टॉर्क नहीं बनेगा। और अगर जो कुछ फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो डायरेक्ट हम एफ इंटू डी कर देंगे, अगर फोर्सेस परपेंडिकुलर नहीं है तो एफ इंटू डी परपेंडिकुलर देख लेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, दैट इज कॉल्ड आर, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसा भी सिचुएशन होगा हम लोग करेंगे। एक हमारा फॉर्मूला ये हो गया, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जनरली इसको तब अप्लाई करेंगे जब आर को भी आईजे फॉर्म में गिवन हो एंड एफ भी आईजे फॉर्म में गिवन हो। इस फॉर्मूला को तब अप्लाई करेंगे जो आर एफ साइन थीटा वाली फॉर्मूला को जब आर और एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो और बीच का एंगल दिया हो। ये टॉर्क इनटू डी, टॉर्क इक्वल टू एफ इनटू डी परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला को तब अप्लाई करेंगे जब हमें फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। और ये भी कुछ साइड में रखेंगे कि अगर फोर्स कट कर रहा है ओरिजिन को जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है तो उस फोर्स की टॉर्क हम नहीं निकालेंगे, फोर्स वहीं से एक्ट कर रहा है जहां पर हमें टॉर्क निकालना है, तो फिर उसको फोर्स की कोई टॉर्क नहीं होगा। अगर फोर्स आर वेक्टर के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, 0 डिग्री पर हो या फिर 0 डिग्री पर हो, या फिर यहाँ पर वेक्टर आर इस वाले केस में एंटी पैरेलल है या 180 डिग्री पर हो, तो भी टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू टॉर्क। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल। इस थ्योरी को बेटा आप लोग समझ गए होंगे, तो अब मैं कुछ एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि इसको ही थोड़ा सा इसके डायरेक्शन के बारे में भी लिख लेते हैं कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज कैलकुलेटेड according to right hand thumbs rule, जो टॉर्क का डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थम्स रूल से निकालते हैं। तो देखिए जैसे मान लो ये
वेक्टर आर है एंड दिस इज वेक्टर एफ। तो वेक्टर आर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है और एफ इधर की, तो आर की ओर हम राइट हैंड पाम को स्ट्रेच करेंगे और एफ की ओर कर्ल करेंगे एज यू सी द और थंब गोज इनसाइड द बोर्ड। तो सो यहाँ पर टॉर्क डाउन द प्लेन बनेगा। डाउन द प्लेन में बॉडी को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लो ये कोई हैंडल है और इस पर ऐसे फोर्स लगाया जाए तो इसकी टेंडेंसी इधर रोटेट करने की होगी। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब कि डाउन द प्लेन आपका टॉर्क हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये रॉड है और यहाँ पर हिंज किया हुआ है और एक फोर्स यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर लग रहा है, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ये भी फोर्स ऊपर की लग रहा है। लेट अस सी दिस फोर्स F1 एंड दिस फोर्स एज F2 एंड दिस फोर्स एज F3। नाउ वी सी दैट कि इस फोर्स की टेंडेंसी इसको ऐसे रोटेट कराने की है ना। ये फोर्स अगर लगेगा तो रॉड ऐसे मीन एंटी क्लॉक में रोटेट करने की टेंडेंसी करेगा। F2 अगर लगेगा तो इससे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की टेंडेंसी बनेगी। बट F3 क्या करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज में बनाएगा। तो दिस इज टॉर्क ऑफ F1, दिस इज टॉर्क ऑफ F2 एंड इसकी टॉर्क ऐसे बनेगा, दिस इज टॉर्क ऑफ F3, ऐसे नीचे डाउन डायरेक्शन में बनेगा। तो सो हमें अगर नेट टॉर्क अबाउट वो निकालना होगा तो हम F1 की टॉर्क निकालेंगे, जिसमें F1 को डायरेक्ट इस डिस्टेंस D1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री है तो डायरेक्ट ये D परपेंडिकुलर हो गया, ये F हो गया। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, F2 को डायरेक्ट इस D2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और F3 के लिए ये डिस्टेंस D3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए कि डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है या फोर्सेस और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो RF आप लगा सकते हैं, RF sin थीटा sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो सो RF हो जाएगा। एंड या R जो है D1 D2 D3 है, सो टॉर्क ऑफ T1 हम लिखेंगे F1 D1, टॉर्क ऑफ T2 लिखेंगे F2 D2 और इसमें ऐसे साइन दे देंगे, मतलब ये अप द प्लेन एंड टॉर्क T3 हो गया F3 into D3, दिस इज डाउन द प्लेन। इसकी टेंडेंसी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराने की, दोनों के एंटी क्लॉक में है। और नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2 माइनस F3 D3। नेट टॉर्क ये होगा। अगर ये पॉजिटिव आंसर हुआ मतलब ये दोनों का सम इससे ज्यादा है और ये जो बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंड इफ वी गेट दिस वैल्यू एज नेगेटिव, दैट इंप्लॉय दैट द टॉर्क बाय F3 is more than the sum of torque by F1 and F2, so the rod will have tendency to rotate in clockwise direction. So मैं समझता हूँ कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि हम डायरेक्शन कैसे, ऐसे तो राइट हैंड थंब्स रूल के अकॉर्डिंग R की ओर स्ट्रेच करो और F की ओर कर्ल करो, तो थंब डाउन गया मतलब ये डाउन द प्लेन टॉर्क का डायरेक्शन हुआ, मीन ये बॉडी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की कोशिश करेगी। इसी तरह से अगर मान लो आपको पॉइंट यहाँ पर है, आपका पॉइंट है कुछ ऐसे है, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो R आपका इधर आया, ये R वेक्टर हो गया, इस O डैश के अबाउट, ये O था, तो अगर हमें O डैश के अबाउट टॉर्क निकालना है इसी फोर्स का, तो R इधर है तो R क्रॉस F ऑफ द प्लेन होगा। R को राइट हैंड पाम को स्ट्रेच करो और ऐसे कर्ल करो, तो F की ओर कर्ल करो तो थंब अप द प्लेन जा रहा है, मतलब इस बॉडी को अगर ये मान लो कोई रॉड होता और फोर्स हम ऐसे लगाते तो ये रॉड की टेंडेंसी ऐसे रोटेट करने की होती। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम करते करते हम लोग डायरेक्शन को समझ जाएंगे। डायरेक्शन तो बस सेंस देख करके भी आप बेटा समझ सकते हो। जैसे मान लो इस तरह की कोई ऑर्बिटरी बॉडी दी हुई है और इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। कुछ फोर्सेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है और ये फोर्स एक लगा दिया मैंने F4 है और एक फोर्स ऐसे लगा दिया ये F5 है। तो आप देखो तो कि यहाँ से ये सारे फोर्सेस का पॉइंट डॉट से दिखा दो, यही से एक्ट कर रहे हैं। तो बताओ आप यहाँ से इसको मिलाओ, पहले इसके अबाउट में टॉर्क निकालना है तो इसका R इधर की ओर जाएगा, ऐसे आप घुमाओ इसको, R को F की ओर ले जाओ, ये सेंस क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा, है ना। फिर इससे भी ऐसे R को थोड़ा नीचे की ओर पॉइंट करो, ये पता चले कि ये किधर की ओर पॉइंटिंग कर रहा है, R वेक्टर ये नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है, ऐसे करो, ये क्लॉकवाइज में घुमाएगा। फिर यहाँ देखो फिर R को F3 की ओर
तो ये भी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क दिया, F4 क्लॉकवाइज टॉर्क दिया, F3 क्लॉकवाइज टॉर्क दिया। अब आप इसको मिलाओ ऐसे, ये क्या किया, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क दिया, ये आर ऐसे, ये क्या दिया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिया, तो F3 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिया एंड दिस इज F3 ना, F1 इसको F2 लिखते हैं, इसको F2 लिख लेते हैं, इसको F3 एज यू सी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि R ऐसे हो गया, ये भी दिया एंटी क्लॉक, और ये मतलब F3 एंड F4 एंटी क्लॉक दिया टॉर्क, एंड F2 हो गया, F3 F4 F5 हो गया, इसको F5 ले लेते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं बच्चों कि ये जो देगा यहां से इसको मिलाया, इधर की ओर गया, आर हमारा वेक्टर इधर की ओर है, तो आर को एफ की ओर ले जाना है, तो ये टॉर्क किधर दिया, ये एंटी क्लॉक दिया, फिर ये किधर दिया, ये भी एंटी क्लॉक दिया, यहां से आर इधर है एंड F5 इधर है, तो ये भी एंटी क्लॉक दिया, इधर F2 इधर है और आर इधर है, आर से F2 की ओर जाएंगे, तो ये किधर लग रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, मीन F2 F5 एंड F1 जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं, एंड F3 एंड F4 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं। तो हम ऐसे देख करके भी टॉर्क की डायरेक्शन 2D में निकाल सकते हैं, ये कोई बहुत टफ बात नहीं है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जहां से हम ये टॉर्क को निकालने में एबल हो पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड है और ये रॉड यहाँ पर हिंज किया हुआ है, तो वी नीड टू फाइंड टॉर्क अबाउट द हिंज पॉइंट, एंड इस पर कुछ फोर्सेस एक्ट करा रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है, से इट F1 एंड दिस इज 20 न्यूटन फोर्स, से इट F2, दिस इज 20 न्यूटन फोर्स एंड the length of the rod is 10 meter, this distance is 5 meter, and this distance is 7.5 meter, and this force value, say it F3 equal to 10 newton. Now the question is to find torque of these forces about individually, and also to find net torque about O. So how we should proceed? As you see, F1 और ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, तो डायरेक्ट ये जो F1 वाली लाइन है यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिख रही है, या फिर आप RF sin 90 भी यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। तो R है आपका 5, F है 10 और बीच का एंगल 90 डिग्री, तो R into F आंसर होगा। और ये टॉर्क की टेंडेंसी किधर रोटेट कराने की होगी, देखिए इसका R वेक्टर इधर है, ऐसे आप कर लीजिए, ये टेंडेंसी एंटी क्लॉक में होगी, इसका भी R वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंडेंसी होगी, और ये चूंकि इसका R वेक्टर देखिए इधर है और फोर्स वेक्टर नीचे है, तो ये क्लॉकवाइज की टेंडेंसी होगी। तो इन दोनों के टॉर्क को हम ऐड कर लेंगे निकाल कर, और फिर इसके टॉर्क से को माइनस कर देंगे तो हमें नेट रिजल्ट मिल जाएगा। तो सो टॉर्क ऑफ F1 ये 10 इंटू या R इंटू F इंटू साइन 90 डिग्री के हिसाब से RF हो जाएगा, एंड R इसका 5 है एंड F 10 है, तो सो वी गेट 50 न्यूटन इंटू मीटर। फिर टॉर्क ऑफ F2 हो जाएगा, R इंटू F इंटू साइन 90 डिग्री अगेन, तो R की वैल्यू बेटा होगा कितना, इसमें 20 हो जाएगा, एंड नो R की वैल्यू 10 हो जाएगा एंड F की वैल्यू 20 हो जाएगा, एंड ये वैल्यू 1 हो जाएगा, मीन 200 न्यूटन मीटर हो गया। एंड ये टॉर्क ऑफ F3 हो जाएगा अगेन RF इंटू साइन 90 डिग्री यूज करना होगा, तो R की वैल्यू 7.5, F की वैल्यू 10, तो 25 न्यूटन इंटू मीटर हो गया। बट ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सो द नेट टॉर्क will be equal to, ये दोनों का सम हो जाएगा 250, और दिस should be minus from that result, तो so answer will be 170, I think 175
न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड। तो ये आपका एग्जांपल 1 हो गया। एंड नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एसी वर्मा का ऐसा प्रॉब्लम दिया रहता है, इस टाइप का फिगर है और ओ के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। कुछ फोर्सेस दिया हुआ है, जैसे मान लो एक फोर्स ऐसे एक्ट करा दिया है, एक फोर्स ऐसे एक्ट किया है, एक फोर्स ऐसे एक्ट किया है, और भी फोर्सेस है। इस फोर्स को मान लो ऐसे मैं एक्ट करा रहा हूं और यहाँ पर ये डिग्री 120 डिग्री दिखाया गया है, 3 मीटर डिस्टेंस है। ये भी मान लो 4 मीटर है। यहाँ से ये 90 डिग्री दिखाया गया है, ये 2 मीटर है। और यहाँ से भी, यहाँ से मान लो ऐसे है और ये भी मान लो आपको कि 90 डिग्री दिखाया गया है, ये 2 मीटर है। ये फोर्स F1, F2, F3 and F4 and we have to find torque of these forces acting on this leaf about O। O के अबाउट हमें निकालना है। सारे फोर्स 10 न्यूटन का ही है, 10 न्यूटन and this is also 10 न्यूटन। Our question is to find torque about O। O के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ F1। तो टॉर्क ऑफ F1 विल बी ये 10 और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 मीन 20 न्यूटन मीटर। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? तो आर क्रॉस है तो एंटी क्लॉकवाइज। सो एक ऊपर की ओर एरो लगा दीजिए। ये जो फोर्स है F2, टॉर्क ऑफ F2 इक्वल टू 0। व्हाई 0? बिकॉज इट कट्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन। ये ओरिजिन को जिसके अबाउट जा रहा निकालना है उसको ही कट कर रहा है। इसका जो आर, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। तो आप ऐसे भी 10 इंटू आर इंटू साइन 180 डिग्री करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब टॉर्क ऑफ F3, F3 देखिए यहाँ है तो आर वेक्टर इधर है, F3 इधर है। ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा ना, इसको 150 लेते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। और ये 3 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर टेंडेंसी आप देख रहे हैं ना, आर क्रॉस एफ की टेंडेंसी ऐसे क्लॉकवाइज है। ओके, तो इसको क्लॉकवाइज ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर एफ इंटू आर इंटू साइन 30 डिग्री आप लगा लीजिए। तो ये 10 हो जाएगा, आर 3 हो जाएगा एंड साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। तो ये 5 टाइम्स में मीन ये 15 हो जाएगा और न्यूटन मीटर। और चूंकि क्लॉकवाइज है तो डाउन साइन लगा लीजिए। फिर यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर है और फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है। तो F4 इक्वल टू F इंटू डायरेक्ट 2 मीटर कर सकते हैं, D कर सकते हैं या R कर सकते हैं या फिर R साइन 90 डिग्री कीजिए। तो F का वैल्यू 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। और डायरेक्शन देखिए ये R इधर है तो ये एंटी क्लॉक है। तो इसमें भी आप इसको न्यूटन मीटर यूनिट और ऊपर साइन दे दीजिए। ये दोनों टॉर्क ऐड हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे तो 20 एंड 20 40 हो जाएगा। तो सो नेट टॉर्क अगर हमें निकालना होगा इस पेपर पर, इस लीफ पर, तो 20 प्लस 20 माइनस 15 तो 40 माइनस 15 इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर। अब ये पूरे लीफ को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं इक्विलिब्रियम और इससे रिलेटेड और ढेर सारे एग्जाम्पल को कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।